का शायर तो नहीं, मगर वो न कद काठी में दमदार थे और ना तो उनका शरीर ही गठीला और रोबदार था, लेकिन फिर भी वो एक सुपरस्टार थे। चूम लूं होठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। उन्हें एक शोमैन का बेटा कहा जाता था और उन्होंने अपनी एक्टिंग और डांसिंग के दम पर खुद को स्टार फिर सुपरस्टार बना डाला। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 18 साल की उम्र में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और इसके 4 साल बाद उन्होंने दोबारा यह पुरस्कार जीता, तो इसके लिए उन्होंने एक दलाल को रिश्वत दी थी। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पियासा। खास बात यह रही कि यह जानकारी उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में दी है। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिलवाले। तो कौन थे वो बेबाक और बिंदास कलाकार जिन्होंने न सिर्फ अपनी बेईमानी के बारे में बल्कि अपने पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी खुलकर बता दिया था, वह भी एक लिखित दस्तावेज के तौर पर। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर के जीवन से जुड़ी कुछ कम सुनी बातों को। ऋषि मेरा नाम। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भला ऋषि कपूर का नाम किसने नहीं सुना होगा। भोला भाला चेहरा, मजाकिया अंदाज, आंखों में ऐसा जादू कि उम्र और कद काठी का बंधन तोड़कर भी हीरोइनें इनकी तरफ खींची चली आती थीं। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। महान शोमैन राज कपूर के तीनों बेटों में से ऋषि सबसे सफल कलाकार रहे और उनके दिलफेक स्वभाव और जबरदस्त फीमेल फैन फॉलोइंग के बावजूद उनका वैवाहिक जीवन बाकी भाइयों के मुकाबले सबसे सफल माना जाता है। दिल का रिश्ता जोड़ दिया है तुझसे दिल्ली वाली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋषि कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेबाक और खुलकर अपनी बात रखने वाले फिल्म स्टार के तौर पर जाना जाता है। 2017 में जब ऋषि कपूर की किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड प्रकाशित हुई थी, तब एक सनसनी सी फैल गई थी, क्योंकि इस किताब में कई सारे राज खुद ऋषि कपूर ने खोले थे। तो ऋषि कपूर की किताब में लिखी बहुत सी बातें आज आप जानने जा रहे हैं, जिसे उस वक्त पढ़कर लोग काफी हैरान हुए थे। ऋषि कपूर ने इस पूरी बुक में इस बात पर बात की थी कि उनके अंदर किस कदर बेईमानी भरी हुई थी। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा कुछ। 4 सितंबर 1952 के दिन ऋषि कपूर का जन्म हुआ था और वो महज 3 साल के थे कि पर्दे पर दिखाई देने लगे थे। उनकी पहली फिल्म श्री 420 थी, जिसमें वो एक आइकॉनिक गाने में नजर आते हैं। अगर ऋषि कपूर की जिंदगी की बात करें तो वो इस बात के लिए मशहूर रहे कि वह अक्सर अपनी बात बहुत ईमानदारी से रखते थे। इतना साफ बोलते थे कि उन्होंने ये तक लिख डाला कि जब वो बहुत छोटे थे तब नरगिस जी का उनके पिता से अफेयर चल रहा था। उनके मुताबिक उम्र कम थी तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे याद भी नहीं आता कि हमारे घर में उस बात को लेकर कोई टेंशन हुआ भी था या नहीं। फिर कहते हैं, लेकिन मुझे याद है कि मेरी माँ हम बच्चों को लेकर मरीन ड्राइव के होटल नटराज में रहने चली गई थी। उस वक्त पापा का अफेयर वैजयंती माला से चल रहा था। बाद में पापा ने हमारे लिए एक फ्लैट खरीदा। माँ को मनाने के लिए भी पापा ने बहुत सारे जतन किए, लेकिन वह तब तक वापस नहीं लौटी जब तक कि पापा ने वैजयंती माला जी के साथ अपना अफेयर खत्म नहीं कर लिया। यह सब खुद लिखा है ऋषि कपूर ने, और बहुत बड़ी बात है कि एक बेटा खुद अपनी किताब में अपने पिता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जिक्र करे। इस किताब में ऋषि कपूर ने अपनी मोहब्बत का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा था, मेरी पहली सीरियस रिलेशनशिप जो हुई थी वह यास्मीन नाम की एक पारसी लड़की से हुई थी। यास्मीन को मैं बॉबी फिल्म शुरू होने के बहुत पहले से डेट कर रहा था। 1973 में जब बॉबी रिलीज हुई थी तब स्टारडस्ट मैगजीन ने डिम्पल और मेरे रोमांस की
एक स्टोरी पब्लिश की, जबकि उस समय तक डिम्पल की शादी राजेश खन्ना से हो भी चुकी थी। तो इस बात का डिम्पल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यास्मीन और मेरा रिश्ता उस खबर की वजह से टूट गया। मैं चांदी नहीं तोलना, तौबा मेरी ना ढोलना। मैंने यास्मीन को मनाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह मानी नहीं। उसे लगा कि यह जो फिल्मी मैगजीन्स में लिखा जा रहा है यही मेरा सच है, जबकि ऐसा नहीं था। तो कुल मिलाकर ऋषि कपूर ने बहुत सारे सच इसमें स्वीकार किए थे। और ये यास्मीन वाला किस्सा आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा है, जब मैं और यास्मीन रिलेशनशिप में थे तब उसने मुझे एक अंगूठी दी थी, बहुत ही सिंपल सी अंगूठी थी। जब बॉबी की शूटिंग चल रही थी तब डिम्पल अक्सर उस अंगूठी को मुझसे लेकर पहन लिया करती थी और बाद में वह अंगूठी डिम्पल ने ही रख ली। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया तो उन्होंने उसकी उंगली में वो अंगूठी देखी और उसे उतार कर समंदर में फेंक दी। पता नहीं कैसे मीडिया में यह बात आ गई, जबकि सच तो यह है कि मैंने डिम्पल को कभी चाहा ही नहीं था, ना ही उसके प्रति मेरा कोई आकर्षण था। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम। तो अपनी किताब में ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन के बारे में भी ऐसी कई बातें लिखी हैं जिन्हें जानकर बिग बी के फैंस के कान खड़े हो सकते हैं। ऋषि कपूर ने लिखा था कि 70 के दशक में ज्यादातर बड़ी फिल्मों में रोल अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखे जाते थे। वो उस वक्त के सबसे बड़े स्टार चल रहे थे, लोगों का उनको बहुत प्यार भी मिलता था और फिल्मों की सफलता का सारा क्रेडिट भी उस जमाने में अमिताभ बच्चन को ही दिया जाता था, जबकि दूसरे एक्टर्स भी उतना ही अच्छा काम कर रहे होते थे जितना अमिताभ। लेकिन अमिताभ जी ने कभी किसी इंटरव्यू में या किसी किताब में अपने किसी साथी कलाकार को कोई क्रेडिट नहीं दिया। और यह बात आप देखते रहे हैं, चाहे कादर खान हो या महमूद, जिन्होंने भी उन्हें पनाह दी, आश्रय दिया, कभी अमिताभ बच्चन ने उसका नाम भी नहीं लिया। अमजद खान ने तो अपनी तबाही का कारण भी अमिताभ को ही बताया था, पर उस कहानी पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी बात ऋषि कपूर की है। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि ऋषि कपूर सलीम जावेद से खासे नाराज थे। उन्होंने अपनी किताब में साफ लिखा था कि सलीम जावेद की लहर का कपूर्स पर कोई खास असर नहीं हुआ। हालांकि हाल ही में आई वेब सीरीज द एंग्री यंग मेन में सलमान खान ने सलीम जावेद को सबसे बड़ी और सबसे हिट लेखक जोड़ी बताने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप खुल्लम खुल्ला पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट दिखता है कि ऋषि को इस जोड़ी का अहंकार पसंद नहीं आया। उन्होंने एक मज़ेदार किस्से का जिक्र किया है कि कैसे नशे में जावेद अख्तर ने कपूर से कहा था कि अगर उनका अगला प्रोजेक्ट बॉबी से ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है तो वो फिल्में लिखना छोड़ देंगे, और कैसे कपूर और उनके दोस्त बैडस्टैंड में जावेद अख्तर के अपार्टमेंट गए तो दोनों ने 1977 में आई फिल्म ईमान धर्म के फ्लॉप होने को लेकर उनकी जमकर खिंचाई की थी। आपको बताऊं कि कपूर ने हालांकि इस जोड़ी द्वारा लिखी गई कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से कोई भी यादगार नहीं रही। दोस्तों, ऋषि कपूर साहब ने अपनी किताब में यह भी बताया है कि कैसे उनके कारण राजेश खन्ना का राज कपूर साहब के निर्देशन में काम करने का सपना टूट गया। ऋषि कपूर ने लिखा था कि जब 1977 में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए स्टार्स फाइनल किए जा रहे थे तो राजेश खन्ना को लेने की बात चल रही थी, लेकिन तब ऋषि कपूर ने ही उन्हें सलाह दी थी कि शशि कपूर साहब को कास्ट कर लिया जाए। यह फिल्म मार्च 1978 में रिलीज हुई थी। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि बॉबी की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना उनकी हीरोइन को लेकर भाग गए थे और इसके कारण शूटिंग डिले हुई थी, जिस कारण से राज कपूर साहब भी काका से नाराज रहते थे। बाद में 1999 की फिल्म आ अब लौट चले में ऋषि कपूर ने काका को डायरेक्ट किया था और तब इस कन्फ्यूजन या कंट्रोवर्सी को दूर करने की कोशिश की थी। इस बात का जिक्र भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला में किया था। अपने किरदारों के लुक्स और कॉस्ट्यूम पर ऋषि कपूर खुद मेहनत किया करते थे। यह भी उन्होंने लिखा था कि मेकअप और डांस का स्टाइल भी वो खुद ही डिसाइड करते थे, लेकिन एक दिन अपनी इस आदत की वजह से ऋषि कपूर को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ गया था। ऋषि कपूर ने लिखा है, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी दूसरी फिल्म जहरीला इंसान मेरी गलती थी। बॉबी के बाद मुझे कुछ वक्त तक उसी तरह की फिल्मों पर ध्यान देना चाहिए था, डिफरेंट फिल्मों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। जहरीला इंसान के लिए मैं बेरूत से एक काली ट्राउज़र लाया था। उन दिनों मुझे अपने कॉस्ट्यूम खुद खरीदने की आदत थी।
बैरूत में एक काली चमकीली ट्राउज़र मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैंने वो खरीद ली, लेकिन बाद में ओ हंसनी गाने की शूटिंग के दौरान मैंने सबसे उस ट्राउज़र की खूब तारीफ़ की, और जब मैंने वो ट्राउज़र पहना तो ड्रेसमैन ने मुझे बताया कि इसमें जिप साइड में है, सामने नहीं, यानी यह एक लेडीज़ ट्राउज़र है। और उस वक्त मुझे काफ़ी ख़राब लगा था कि मैं लड़कियों वाली ट्राउज़र पहनने के लिए इतना इतरा रहा था। हंसनी मेरी हंसनी कहाँ। अपनी किताब में ऋषि कपूर ने यह भी लिखा है कि बॉबी की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद उन्हें अपनी हर फिल्म से वैसी ही कामयाबी की उम्मीद रहती थी, लेकिन उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गईं। उसी दौरान नीतू सिंह से उनकी शादी भी हो गई और अपनी फिल्मों की विफलताओं के चलते ऋषि कपूर डिप्रेशन में आ गए थे। उन्होंने खुद लिखा है कि डिप्रेशन में वह अपनी विफलताओं को नीतू सिंह पर ही थोपने लगे थे कि उसकी वजह से ही यह सब हो रहा है। उस वजह से नीतू से उनका रिश्ता बिगड़ने भी लगा था। नीतू उन दिनों गर्भवती थी और उनकी बेटी रिद्धिमा उस वक्त पल रही थी उनकी गर्भ में। हालांकि नीतू के इमोशनल सपोर्ट और साथी कलाकारों की वजह से ऋषि और नीतू अपने उस बुरे दौर से निकलने में कामयाब भी रहे थे। ऋषि कपूर ने इस किताब में अमिताभ बच्चन से अपने कोल्ड वॉर का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि फिल्म कभी कभी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन से उनकी बात भी नहीं होती थी। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। शायद अमिताभ इस बात से खफा थे कि बॉबी के लिए ऋषि कपूर को क्यों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। मतलब ऋषि कपूर खुद लिखते हैं, मुझे बॉबी के लिए जब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो अमिताभ बच्चन इस बात से दुखी हुए थे। वह सोचते होंगे कि जंजीर के लिए उन्हें वो अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त जंजीर भी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। लेकिन यहाँ इस किताब में मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि मैंने वह अवार्ड जीता नहीं बल्कि खरीदा था। मुझमें उस वक्त बहुत समझदारी नहीं आई थी। उस वक्त तारकनाथ गांधी नाम का एक मेरा पीआर एजेंट था। उसने मुझसे कहा कि सर 30,000 दे दो, मैं आपको यह अवार्ड दिलवा दूंगा, और मैंने उसे उतने पैसे दे दिए तो मुझे अवार्ड मिल गया। हालांकि ऋषि कपूर ने अपनी सफाई देते हुए यह भी लिखा था, वैसे मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त तारक गांधी की बातों में आ गया था। दोस्तों, यह तो उस दौर की बात है। अगर हम अभी की भी बात करें तो शाहरुख खान खुलकर कहते रहे हैं, करण जौहर खुलकर कहते रहे हैं कि कैसे वो क्रिटिक्स से स्टार खरीदते रहे हैं, और कैसे शाहरुख खान ने भी कई बार कहा है मुझे अवार्ड्स का बहुत शौक है। और अब तो यह इंडस्ट्री में कोई छुपी बात भी नहीं है। इंडस्ट्री में जब भी कोई अवार्ड फंक्शन होता है तो उसका मतलब यही होता है कि आप वहाँ परफॉर्म कीजिए, आप वहाँ पर कुछ दीजिए और आपको वहाँ कुछ मिल जाएगा। यह लेन देन का खेल है। और आप सोचिए कि आज से 50 साल पहले भी बॉलीवुड में यही हुआ करता था, और खुद ऋषि कपूर ने इस बात को स्वीकार भी किया है, हाँ मैंने अवार्ड खरीदा था। आप सोचिए कि आज के समय में ऐसा कौन बड़ा स्टार होगा जो खुलकर अपनी बायोग्राफी में यह लिख दे, हाँ मेरे पिता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या हाँ मेरे पिता से नाराज़ होकर मेरी माँ उनका घर छोड़कर चली गई थी। या कौन कहेगा मैंने जो अवार्ड खरीदा था और मैं अपने को स्टार से बात तक नहीं करता था। इस तरह की बातें आज कोई करेगा नहीं, लेकिन उस वक्त ऋषि कपूर ने की। इनफैक्ट ऋषि कपूर ने अपने आखिरी दिनों में भी जिस तरह के ट्वीट्स किए थे, जिस तरह से वो खुल्लम खुल्ला लिखा करते थे, वो उनकी पर्सनालिटी को बताता है। हालांकि आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को छुपाना, इसलिए चीज़ें छुपती नहीं हैं। लेकिन उस ज़माने में बहुत सारे लोग बहुत कुछ छिपा सकते थे, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था। लेकिन ऋषि कपूर ने अपनी ज़िंदगी के सारे सीक्रेट खुल्लम खुल्ला लिख डाले हैं। तो शायद यही वो बात है जो ऋषि कपूर को खास बनाती है। यूँ तो ऋषि कपूर ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी, लेकिन साल 1989 में उन्होंने विनोद खन्ना और श्रीदेवी के साथ फिल्म चांदनी में भी काम किया था, जो उस वक्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि ऋषि कपूर ने अपनी बुक खुल्लम खुल्ला के लॉन्च पर बताया था कि कैरियर के 25 साल उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। ऋषि का कहना था, मैंने सिर्फ हीरोइनों के साथ स्विट्जरलैंड में गाने गाए, रंग बिरंगे स्वेटर पहने, और मैं 25 साल तक आपको यानी दर्शकों को बस बेवकूफ़ बना रहा था।
लेकिन शायद दर्शक भी उनका वही अंदाज पसंद कर रहे थे, तभी तो उनके लटके झटके पर भी लोग फिदा थे। तो दोस्तों, यह थी ऋषि कपूर साहब के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं की वो बातें जो अगर उन्होंने खुद नहीं बताई होती तो दुनिया को कभी पता नहीं चल पाता। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप ऋषि कपूर साहब के बारे में कुछ और जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।